दोस्तों, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि जब देश की संसद में अहम मुद्दों पर बहस चल रही हो तब देश का लीडर ऑफ अपोजिशन कहां होना चाहिए? संसद के अंदर या फिर किसी फॉरेन कैपिटल में फोटोशूट और बंद कमरों की बैठकों के बीच? क्योंकि दिसंबर के बीचों बीच एक बार फिर वही पैटर्न दिखा। राहुल गांधी की एक और फॉरेन टूर, वही चमकदार तस्वीरें, वही पीआर नैरेटिव और पीछे पीछे वही नाम जिन पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इस बार फिर से जॉर्ज सोरोस से जुड़े इकोसिस्टम का नाम सामने आया है। राहुल गांधी का यह जर्मनी टूर 15 से 20 दिसंबर के बीच बर्लिन और म्यूनिक तक सीमित बताया गया था। बाहर से कहा गया कि यह दौरा जर्मन मिनिस्टर से मिलने और इंडियन डायस्पोरा से बातचीत के लिए था। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रिप अपने अंत की ओर बढ़ी, वैसे वैसे सोर्सेस क्लेम करने लगे कि कुछ ऐसी मीटिंग्स भी हुई जिनका जिक्र ना तो ऑफिशियल प्रेस नोट्स में था और ना पब्लिक स्टेटमेंट्स में। और यहीं से इस पूरे टूर को लेकर के सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अब कोई कहेगा कि फॉरेन टूर कोई गुनाह थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी गए क्यों। सवाल यह है कि वहां जाकर के वो किन लोगों से मिले, किस इकोसिस्टम में बैठे और उस इकोसिस्टम का भारत के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अब जरा आप क्रोनोलॉजी का ये डिटेल थ्रेड देखिए जिसमें यह दावा किया गया है कि इस जर्मनी विजिट के दौरान राहुल गांधी ने कई ऐसे पॉलिसी एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक से बातचीत की जिनका रिकॉर्ड भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ क्रिटिकल नैरेटिव चलाने का रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों से बातचीत बताई जा रही है उनमें से कई पहले या प्रेजेंट में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ओएसएफ से जुड़े इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रहे हैं। अब मैं आगे से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को ओएसएफ बोलूंगा तो समझ जाइएगा। जॉर्ज सोरोस वही नाम है जिन्होंने पब्लिक डोमेन से पीएम मोदी को लेकर के बेहद तीखे बयान दिए हैं। भारत सरकार भी पहले कई बार बता चुकी है कि फॉरेन फंडेड एनजीओज और थिंक टैंक्स भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स और पॉलिसी डिबेट्स में दखल देने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन को उन्हीं सर्कल्स में इतना कंफर्ट क्यों महसूस हो रहा है। राहुल गांधी की मीटिंग्स में सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर डनीला श्वार्जर का। यह कोई रैंडम एकेडमिक नहीं है। रिपोर्ट से कि डॉक्टर श्वार्जर 2021 से 2023 तक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ओएसएफ की यूरोप और यूरेशिया के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं। वही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जिसे जॉर्ज सोरोस चलाते हैं, वही सोरोस जिन्होंने खुले मन से भारत सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लगातार टारगेट किया है। याद रखिए कि ये ओएसएफ कोई छोटा एनजीओ नहीं है। ओएसएफ के ग्लोबल ग्रांट्स $32 बिलियन से ज्यादा बताए जाते हैं। यह फंडिंग दुनिया भर में गवर्नमेंट्स, पॉलिसीज और पॉलिटिकल नैरेटिव्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसा क्रिटिक्स का आरोप है। भारत सरकार भी कई बार फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस पर इंटरनल अफेयर्स में मेडलिंग का आरोप लगा चुकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन का ओएसएफ इकोसिस्टम के टॉप एग्जीक्यूटिव से मिलना किस सिग्नल को दिखाता है। और यह कनेक्शन यहीं खत्म नहीं होता। डॉक्टर डनीला श्वार्जर इसमें पहले जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस डीजीएपी की लीडर भी रह चुकी हैं। डीजीएपी खुद अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में लिखता है कि उसे ओएसएफ से हर साल 2.5 लाख यूरो से ज्यादा की फंडिंग मिलती है। यानी फंडिंग का रिकॉर्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। अब आप बताइए कि यह सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन था या एक वेल फंडेड आइडियोलॉजिकल नेटवर्क का हिस्सा। अब आते हैं दूसरे नाम पर, डॉक्टर थॉर्स्टन बेनर। ये ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी जीपीपीआई के हेड हैं। रिपोर्ट से कि जीपीपीआई को 2014 से लेकर के 2021 तक लगातार ओएसएफ से फंडिंग मिलती रही है। ये कोई हिडन फंडिंग नहीं थी। जीपीपीआई की वेबसाइट और डिस्क्लोजर्स में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन असली सवाल फंडिंग से ज्यादा नैरेटिव का है। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद जब भारत ने स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया, जीपीपीआई की पब्लिकेशन ने उसे पॉलिटिसाइज्ड रिस्पांस कहा। बाद में कश्मीर को लेकर भी जीपीपीआई ने आर्टिकल्स लिखे जिसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अप्रोच पर सवाल उठाए गए। क्रिटिक्स का कहना है कि लैंग्वेज पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा से मेल खाती है। अब आप खुद सोचिए कि भारत के खिलाफ ऐसा नैरेटिव चलाने वाले इंस्टीट्यूट्स के हेड से राहुल गांधी की मीटिंग को आप कैसे देखोगे। कनेक्शंस यही नहीं रुकते हैं। डॉक्टर थॉर्स्टन बेनर जर्मन मार्शल फंड जीएमएफ के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा भी हैं। जीएमएफ के पैनल में फॉर्मर सीआईए ऑफिशियल्स और एक्स यूएस एम्बेसडर माइकल मैकफॉल जैसे लोग शामिल रहे हैं। अब मैकफॉल वही नाम है जिसने मई 2023 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को होस्ट किया था। ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई नेटवर्क? तीसरा नाम और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है और वो है डॉक्टर मनीषा र्यूटर का, जो यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ईसीएफआर से जुड़ी है। रिपोर्ट से कि ईसीएफआर को जिन 3 एंटाइटीज से फंडिंग मिलती है उन्हें भारत की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए ने बैन कर रखा है। ये एंटाइटीज हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन ईसीएफ और चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन सीआईएफएफ। इंटरेस्टिंग यह है कि इन बैन्स की वजह से क्या बताई गई है। अब इसमें इंटरेस्टिंग यह है कि इन बैन्स की वजह क्या बताई गई है। फॉरेन इन्फ्लुएंस और एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के नाम पर एंटी डेवलपमेंटल एजिटेशन। भारत सरकार का कहना है कि कुछ फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स को रोकने के लिए एक्टिविज्म का इस्तेमाल करती हैं। ईसीएफआर की रिपोर्ट्स का पैटर्न भी क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं।
इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स को हाईलाइट करना, लेकिन इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को या बॉर्डर टेररिज्म को लार्जली इग्नोर कर देना, यह सिलेक्टिव आउटरीच है या फिर मोदी सरकार को डिस्क्रिमिनेटरी दिखाने में मदद करना। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे एक्सप्लोसिव हिस्से पर। प्रोग्रेसिव अलायंस रिपोर्ट से कि जर्मनी मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करने में इस इंटरनेशनल पॉलिटिकल नेटवर्क की भूमिका रही है, खास तौर पर तानिया सैंचेज टोलेडो के थ्रू। प्रोग्रेसिव अलायंस की ऑफिशियल लिस्टिंग्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मेंबर बताया जाता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन असली शौक यह है कि इसी अलायंस में पाकिस्तान की अवामी नेशनल पार्टी ANP और नेशनल पार्टी भी शामिल है। इन पाकिस्तानी पार्टीज और उनके प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशंस ने कश्मीर को ऑक्यूपेशन का है, आर्टिकल 370 के रिवोकेशन का खुला विरोध किया है, जो साफ शुद्ध सेपरेटिस्ट एजेंडा है। अब सवाल सीधा है कि अगर राहुल गांधी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के साथ बैठते हैं जहां कश्मीर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर सवाल उठते हैं, तो क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल नेटवर्किंग है? प्रोग्रेसिव अलायंस के पार्टनर्स भी ध्यान देने लायक हैं। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस, जिसे OSF से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ग्रांट्स मिलते हैं, फाउंडेशन फॉर यूरोपियन प्रोग्रेसिव स्टडीज जो OSF के साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स में काम करती है, और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट जो OSF फंडेड इकोसिस्टम का हिस्सा बताया जाता है। रिपोर्ट्स और ऑनलाइन थ्रेड्स से डीप स्टेट ग्लोबल लेफ्ट इकोसिस्टम कहते हैं और आरोप लगाते हैं कि INC इसका सेंट्रल पॉलिटिकल नोड है। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन नैरेटिव कंसिस्टेंटी जरूर दिखती है। नामों की लिस्ट छोटी नहीं है दोस्तों। लार्स क्लिंगबील, फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग, हेनरिक बोल स्टिफ्टंग, HBS और हर्टी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जैसी संस्थाएं और ना जाने क्या क्या, सब इन सब के साथ एक जोड़ करके देखा जाता है तो ये अलग अलग मीटिंग्स नहीं लगती, बल्कि एक ही आइडियोलॉजिकल पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसा पैटर्न जहां वो चेहरे, वही संस्थाएं, वही नैरेटिव्स बार बार सामने आते हैं, और यही वो तस्वीर है जिसे देश को गौर से देखना चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब लीगली प्रूवन है या फिर नहीं, सवाल यह है कि भारत का लीडर ऑफ पोजीशन इस इकोसिस्टम में कंफर्टेबल क्यों दिखता है। मोदी सरकार फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी दिखाती है, क्वाड, मैन्युफैक्चरिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी। वहीं राहुल गांधी का फॉरेन एंगेजमेंट बार बार ऐसे सर्कल्स में क्यों दिखाई देता है जो भारत को ग्लोबल स्टेज पर डिफेंसिव पोजीशन में डालते हैं। दोस्तों, सवाल गंभीर है और अब फैसला जनता को करना है। क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर एक पैटर्न जो हर फॉरेन टूर में रिपीट होता है? आपको क्या लगता है, मैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।